हाय स्टूडेंट्स, एडिशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज हम जानेंगे 12th क्लास यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, जो न्यूमेरिकल हैं हमारे यहाँ पर भाई लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, मतलब आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है उसमें जो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 है, चारों यूनिट जो हैं आपकी न्यूमेरिकल टाइप हैं। और मैंने उन्हीं चारों यूनिटों से जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सबको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। और मैं वादा भी करता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे यहीं से मिलेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम चांस है आने के। तो मैं यहाँ सारी बातें समझा के चलूँगा। बहुत बच्चों की समस्या होती है, पूरी साल पढ़ने के बाद वो समझ नहीं पाते हैं कि लास्ट में आके न्यूमेरिकल कैसे। जब वो पढ़ते हैं तब तो उन्हें न्यूमेरिकल पता होता है, लेकिन अब लास्ट में आने के बाद क्या हो जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि एकदम हैंड टू हैंड न्यूमेरिकल कैसे तैयार करें। तो मैंने एक ही वीडियो में सारे न्यूमेरिकल को क्या किया है, कवर किया है। चलिए भाई, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं हर चीज़ के बारे में बता के चलूँगा आपको। चलिए, पहला न्यूमेरिकल जो होगा हमारा, ये किससे है भैया? फर्स्ट यूनिट से है, सॉलिड स्टेट से। और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है यहाँ पर एक तत्व V के परमाणु HCP जालक बनाते हैं या बनाता है, और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। A और B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहली बात पता क्या है आपको? एक बात पर ध्यान देना है। पीवी में निविड़ संकुलन में आपने पढ़ा होगा कि जो यदि नंबर ऑफ एटम क्या है, परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू n, तो टेट्रा हाइड्रल वॉइड बराबर क्या होंगी हमारी? 2n होंगी। और ओक्टा हाइड्रल वॉइड जो होंगी हमारे पास वो क्या होंगी भैया? n होंगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ एटम n, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड क्या होंगी? 2n। और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड क्या होंगी हमारी? n होंगी। तो इसी के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ क्या भैया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ के चलेंगे ध्यान से। और ये बात भी आपने पढ़ी होगी कि जो मतलब कि परमाणु संख्या की क्या होती है, टेट्राहाइड्रल वॉइड क्या होती हैं? दुगनी होती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। बिल्कुल सही है भैया। किससे बन रहा है? बी के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। तो हम क्या कहेंगे कॉमन यहाँ पर? बी के परमाणुओं की संख्या बराबर, बी के परमाणुओं की संख्या बराबर हमने क्या मान लिया यहाँ पर? n मान लिया। ठीक है बड़ी। तो चलिए फिर ए के परमाणु की संख्या, क्योंकि वो क्या कह रहा है, और ए परमाणु, ये कॉमन ध्यान रखना, ए चतुष्फलकीय है। क्या कर रहा है भैया? ए परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय क्या करता है? रिक्तियों को भरता है। क्या भरता है भैया? 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को क्या करता है? भरता है। तो ये बात अगर आप भूल गए हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ए संबंधित किससे है? चतुष्फलकीय रिक्तियों से। और अभी हमने जाना है चतुष्फलकीय रिक्तियों में की संख्या क्या होती है? परमाणुओं की दुगनी होती है। तो हम कहेंगे ए के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी हमारी 2n हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो एक पॉइंट हो गया हमारा। अब ये बात ध्यान रखनी है। अब 2/, क्या कह रहा है वो? 3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरता है। अब 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरता है तो कॉमन हम कह सकते हैं, चूंकि केवल 2/3 चतुष्फलकीय रिक्ति ही भरी जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भैया? तो ए के परमाणु की संख्या सही क्या होगी फिर?
की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, ये अतः दिखाएंगे, अतः है क्या हो जाएगी भैया, 2/3 गुना कितना भाग बन रहा है चतुष्फलकीय का, 2/3 भाग ही तो भर रहा है, तो 2n, तो कितना जाएगा हमारा 4n/3। ठीक है, अब तो हमें क्या निकालना है भैया, a व b का अनुपात क्या होगा। ठीक है, a और b का अनुपात, तो a और b का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक के परमाणु की संख्या, देखो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, जो 2n आ रही है वो तो हमें पता है, लेकिन हमारा कॉमन मेन चीज़ क्या है, ये भी ध्यान रखना है कि जब वो चतुष्फलक की रिक्तियों को भरे तब कितना आएगा। तो रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग, कितना भैया 4n अपॉन कितना भैया 3 रेशियो ए और बी का ना क्या आएगा, n आएगा, या फिर अगर आप n से n क्रॉस कर लेते हो तो 4/3 रेशियो 1 आ जाएगा, या फिर 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं या करके इसको 4/3 आएगा। तो हमारे पास अगर वो सूत्र पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यौगिक का सूत्र पूछ रहा है, तो हमने क्या माना है, b ए और बी का क्या माना, रेशियो माना है, तो ए की संख्या कितनी होगी हमारी 4 और बी की होगी 3, तो हमारे पास अनुसूत्र क्या जाएगा, A4 B3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परमाणु की त्रिज्या क्या है भैया 300 pm है, यदि यह फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है तो इकाई सेल में किनारों की लंबाई तथा निकटस्थ परमाणु के मध्य की दूरी की गणना करो। ठीक है ना, ये निकटतम कह दे, वो निकटस्थ कह दे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि परमाणु की त्रिज्या 300 मीटर है, pm है, सॉरी मीटर नहीं है, तो हम कॉमन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा r दिया है, r बराबर कितना दिया है 300 पिकोमीटर दिया है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है तो इकाई सेल के किनारों की लंबाई, तो बेटे मैं कॉमन ये बता देता हूँ, किनारों की लंबाई पूछे या फिर पूछे क्या भैया बीमा, क्या पूछे, कोर की लंबाई पूछ ले, किनारों की लंबाई पूछ ले, बीमा पूछ ले, एक ही बात होता है। ठीक है, चलिए तो अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हमारे पास आर है तो पहली कंडीशन तो पूछ रहा है वो बीमा, और फिर पूछ रहा है निकटतम परमाणु के मध्य की दूरी। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि किनारों की लंबाई और बीमा एक कैसे होती है। ये कौन से जालक की बात कर रहा है, फलक केंद्रित घनीय जालक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भैया, फलक केंद्रित घनीय जालक। और फलक केंद्रित घनीय जालक का मतलब क्या होता है, एफसीसी जालक। और एफसीसी की स्ट्रक्चर आपको आती होगी, अगर नहीं आती है तो समझ लेंगे। एफसीसी जालक की क्या होती है, ये नंबर ऑफ एटम कॉर्नर वाले हमारे, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ये प्रत्येक फलक पे भी होता है ना इस तरह से। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक फलक पर भी होता है। ठीक है, ये ओके। तो अब कॉमन क्या है यहाँ पर, देखो ये मैंने बहुत दूरी दूरी पे बनाए हैं। क्या बनाए हैं, बहुत दूरी दूरी पर। ये दूरी पर नहीं होते भाई, ये पहले भी कभी मैंने सॉलिड स्टेट वाली वीडियो में पढ़ाया है, ये इस तरह से अटैच होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की वीमा मान लेते हैं हम, ये वीमा। ठीक है ना, तो पहले तो पूछ रहा है वो वीमा, क्या वीमा, इनके किनारों की क्या पूछ रहा है, लंबाई या वीमा। तो उसके लिए हमसे पूछ रहा है कि ए इजकल टू क्या। तो अब हमें ये भी ध्यान रखना है, एफसीसी जालक में क्या निकाली होगी भैया, संकुलन क्षमता निकाली होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वहाँ पर एक फॉर्मूला आया होगा, किस किस के बीच संबंध आया होगा, वीमा और त्रिज्या के बीच संबंध। क्या आया था, वीमा एवं त्रिज्या के मध्य संबंध आया था, याद करो आप। और वो संबंध क्या था उसको ही समझना है हमें। ठीक है ना,
अब वो संबंध आया था आपका a=2√2r, ये आया था। तो अब कॉमन क्या है हमारे पास, क्या दे रखा है, r की वैल्यू दे रखी है कितनी, 300 पिकोमीटर या pm बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है भैया, a निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, यहाँ से a निकाल देंगे। तो a बराबर 2 इंटू √2 का मान कितना होता है 1.414, ठीक है, इंटू 300 pm, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन सब कर सकते हैं, अपने आप करेंगे, ठीक है भाई। तो कितना आएगा, कैलकुलेशन करने पर आएगा हमारा 848.5 pm। तो ये तो हमारी क्या आ गई भैया, देख लेना भाई, मैंने जल्दबाजी में कैलकुलेशन की है, तो आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। पर तरीका जो मैंने बताया उसी तरीके से करेंगे। अब ये पॉइंट तो हमारा क्या हो गया, इसमें क्लियर हो गया है, क्या भैया, क्लियर हो गया। कौन से वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कौन सा, किनारों की लंबाई वाला। अब हमें ध्यान देना है यहाँ से, कौन से वाला पॉइंट भैया, अब हमें देखना है किसकी, उसने कहा है निकट परमाणु के मध्य की दूरी। और निकट परमाणु के मध्य की दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, निकटतम परमाणु के मध्य दूरी d बराबर किसके होता है भैया, 2r के, ठीक है। अब हमें पता है r बराबर हमारा दे रखा है कितना भैया, 300 pm, ठीक है। तो हम d बराबर निकाल देंगे 2 इंटू 300, तो d बराबर हमारा आ जाएगा 600 pm, ठीक है। यहाँ से कॉमन हमारा क्या हो गया भैया, d क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक तत्व अंतः केंद्रित घनीय जालक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भैया, घनीय जालक का निर्माण करता है, ठीक है। अब उसमें क्या कहना चाह रहा है वो, यदि इकाई सेल के किनारों की लंबाई, ओके, अब क्या दे दिया इसने भैया, ए दे दिया है, क्या दे दिया भैया, ए बराबर कितना दिया है, 400 पिकोमीटर दिया है, ठीक है, ओके। अब कहना क्या चाहता है, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, पिकोमीटर को मीटर वगैरह में चेंज नहीं करेंगे, अगर वो चेंज करने के लिए कहता है तो ही ध्यान देंगे, वरना ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है भैया, क्रिस्टल की त्रिज्या, बिल्कुल बढ़िया बात भाई, और अंतर परमाणविक दूरी की गणना करो, बिल्कुल सही बात है भैया। तो क्वेश्चन में देखो पहले ही उसने आर दे दिया, ए पूछ लिया, अब क्या दे रहा है, ए दे रहा है और क्या पूछ रहा है, आर क्या होगा, और उसके बाद अंतर परमाणविक दूरी का मतलब भी क्या हो जाएगा हमारा, डी पूछ रहा है फिर क्या, ठीक है। चलिए लेकिन बट ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या आया है, अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल आया है, वहाँ पर कौन सा था, फलक केंद्रित था, और अंतः केंद्रित होता कौन सा है बेटे, जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर होता है, विकर्ण पर होता है, कहाँ पर होता है भैया, विकर्ण पर होता है, ये वाला, ठीक है। और इसके लिए आपने एक डेरिवेशन पढ़ा होगा जब उसकी संकुलन क्षमता निकाल रहे होंगे, तो मैंने कहा ना वहाँ भी एक संबंध था और यहाँ भी, तो यहाँ पर जालक के लिए बीमा व त्रिज्या में संबंध, ठीक है भाई, संबंध क्या था, वो संबंध था r बराबर √3/4a, यही था ना। चलिए अब हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर वैल्यू हमें दे रखी है किसकी भैया, a की दे रखी है, और a की अगर हमें वैल्यू दे रखी है, a की हमें अगर वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे, r=, ठीक है बेटा। तो ये आपको क्या करना है, जब न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं तो आपको खुद लिख देना है यहाँ पर ऐसे, मैं
लिखना भूल जाऊं तो आपको ध्यान रखना दिया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग और यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे बेटे। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अब हमें ज्ञात करना है क्या भैया, आर बराबर, अब √3 का मान आप लोग सब जानते ही हैं कितना होता है 1.732 इंटू अपॉन 4, ई की वैल्यू कितनी है 400, डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, आर बराबर 1.732 इंटू 100, ठीक है। तो अब आंसर हमारा आ जाएगा, किस में चल रहा है भैया, पीएम में। यूनिट मैंने कहा ना विशेष ध्यान रखेंगे। तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 173.2 पीएम, ठीक है। पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई यहाँ से। चलिए अब क्या करना है हमें इसमें, नेक्स्ट हमें करना है इसमें अंतर परमाणविक दूरी पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, d बराबर किसके होता है 2r के होता है। तो d बराबर 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आर जो निकल के आई है हमारी 173.2 pm तो d बराबर हमारा आ जाएगा 4.6, ठीक है भाई, pm। तो हमारा आ गया यहाँ से निकल के गया भाई, d निकल के आ गया और d बराबर कितना आ गया हमारा 346.4 pm, ठीक है। चलो ये कंफर्म हो गया, चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर एफसीसी लैटिक्स में क्रिस्टलीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिल्वर एफसीसी लैटिक्स में क्रिस्टलीकृत होता है, लैटिक्स मतलब जालक, यदि सेल के किनारों की लंबाई 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में हो तो सिल्वर के परमाणु भार की गणना करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, जो बातें मैं बता के चलूँगा उसको ध्यान से समझ के चलेंगे, तब आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको किनारों की लंबाई का मतलब होता है वीमा, मतलब पहले मैं लिख देता हूँ, दिया है, क्या दिया है भैया, क्या क्या दिया है समझेंगे। दिया है हमें a कितना भैया 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्या भैया, अगर आपको कोई दूरी या वीमा किस में दी है, पिकोमीटर में दी है, तो आप उसको सीधा चेंज करोगे सेंटीमीटर में। 1 पिकोमीटर बराबर होते हैं 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है बेटा। सही तरीका मैं जो बता के चल रहा हूँ उसी तरीके से करेंगे। अगर पेपर में ऐसा सवाल आता है, लंबा प्रोसेस है इसका, ठीक है, सवाल थोड़ा लेंथी होता है, ध्यान से समझ कर करेंगे। अगर ये सवाल आपको पेपर में आ जाता है 4 नंबर का, कौन सा भैया 4 नंबर का सवाल आपको अगर पेपर में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बस कुछ भी हो सकता है कि उसमें घनत्व की जगह कुछ और पूछ ले, क्योंकि मैं अभी संबंध बताऊंगा घनत्व वीमा और किसमें भैया, इनमें संबंध जो होता है। तो आपको इसे सबसे पहली बात तो लास्ट में करना है, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी होती है, ज़्यादा समय लेगा, ठीक है ना। शुरू में ही आप इसमें लग जाओगे तो ये दिमाग ख़राब कर देगा, ठीक है बेटे। तो इसलिए मेरे कहने से इस सवाल को अगर पेपर में आया है तो बाद में करेंगे, ठीक है, शुरू में नहीं करेंगे। तो अब हमने बता दिया है आपको कि अगर आपको वीमा पिकोमीटर में दी है तो उसे आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अधिकतर घनत्व जो दे के देखता है वो ग्राम सेंटीमीटर में क्यूब में दे के रखता है, ठीक है ना। तो मीटर में लाओगे आप तो आपकी जो यूनिट है वो सही नहीं आएगी फिर, ठीक है ना, आपको फिर दिक्कत आएगी। तो सवाल को सही तरीके से इसी तरह से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी क्या दिया है इसमें समझ लेते हैं आगे। हमारा ए आ गया, उसके बाद कह रहा है घनत्व के उससे शो करते हैं भैया, रो से शो करते हैं, और रो बराबर हमारा कितना है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है भैया, और दिया है हमें इसमें, अब पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास लैटिक्स कौन सा है, एफसीसी है। तो मैं बता के चलता हूँ सबको, जो अगर हमारा एफसीसी लैटिक्स आ रहा है तो उसके लिए नंबर ऑफ एटम होते हैं 4, या फिर सीसीपी आ जाए,
इसके लिए नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, इसके लिए भी 4, ठीक है ना। इसको किससे शो करने वाले हैं, जेड से, ठीक है। और अगर आपका BCC आ जाता है तो इसके लिए कितने होंगे, 2, ठीक है भाई, कितने होंगे, 2, ओके। और प्राइमेटिव यूनिट सेल में 1 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ से जेड भी मिल गया क्योंकि लेटिक्स से हमें मिल जाता है जेड 4 एटम, ठीक है। यूनिट ध्यान रख कर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एन नहीं दिया है यहाँ पर, कंपलसरी मान होता है एवोगाद्रो संख्या, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब क्या पूछ रहा है आगे, वो पूछ रहा है क्या कि इसमें m बराबर क्या होगा, मतलब आई मीन m इक्वल टू क्या, मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है क्या, ठीक है। चलो चलते हैं, तो कॉमन सवाल तो हमने पढ़ लिया है, m इक्वल टू रो इंटू ए की क्यूब इंटू Na अपॉन z, ठीक है। ये एक संबंध होता है, ठीक है बेटा। इससे आप क्या है, अगर m निकालना है तो ये वैल्यू दी होंगी चारों, और अगर मान लो इनमें से चारों वैल्यू नहीं दी हैं तो ये तो कंपलसरी होती है, Na का मान तो कंपलसरी होता है, याद रखना, अगर नहीं भी दिया हो तो तुम्हें खुद रख लेना है, ठीक है भैया। चलिए, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से m निकालना है। अगर हमें m निकालना है तो बाकी चीज़ तो हमें दे रखी है इसमें, चलो कर लेते हैं फिर। ठीक है भाई, m इक्वल टू, अब रो का मान कितना है भैया हमारा 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, इनटू में ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 4.07 इंटू 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में बदल लिया था हमने इसको, क्यूब। उसके बाद एवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 ये दे रखा है यहाँ पर, इंटू 10⁻23 एटम पर मोल, ठीक है, अपॉन क्या जाएगा हमारा जेड। और जेड बराबर मैंने अभी बताया था आपको कौन सा चालक है, FCC हो या CCP हो, उनके लिए कितना आता है 4 एटम, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से यूनिट कैंसिल करूँगा, कि जब आप लोग इसे बाहर निकालोगे यहाँ सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर प्लस का आएगा, इधर माइनस का है, तो हमारा m बराबर आ जाएगा 10.5 ग्राम, ठीक है ना। और सेंटीमीटर की क्यूब इन्वर्स में रहेगा यहाँ, इनटू इस सारे की मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, ठीक है ना। 4.7 की 3 बाई मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका, करके देख लेना 67.41 इंटू आगे 8 तिया 24 10⁻⁻24 इंटू आगे क्या आएगा भैया 6.0, अच्छा यूनिट जो आ जाएगी अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी, क्योंकि यहाँ क्यूब इसमें भी आ जाएगी ना, सेंटीमीटर क्यूब आ गई, और 10.02 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल, ठीक है। अपॉन में क्या जाएगा हमारा सारे के 4 एटम आ जाएगा। अब देखो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से तो ये सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, थोड़ा नीचे चला गया है, ध्यान रखना। और ग्राम से कुछ नहीं कटेगा भाई, सॉरी ध्यान ही नहीं किया, ग्राम से कुछ नहीं कटेगा, ग्राम ऐसे रहेगा। आई मीन एटम से एटम कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। बचेगा क्या, ग्राम पर मोल बचेगा, हाँ मोलिकुलर वेट जो आता है ग्राम पर मोल में आता है। तो m बराबर हमारा क्या जाएगा, ऊपर वाले को सारे की मल्टीप्लाई करते हुए, सारे को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारा, ये लगभग आएगा हमारा 42624 अपॉन क्या बचेगा भैया हमारा
जब पॉइंट हटाएंगे नीचे तो एक 0 आ जाएगी 40, ठीक है ना। और इसको इससे क्रॉस करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी 106.57 ग्राम पर मोल, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखेंगे भैया, इस तरह का सवाल अगर आपको आता है तो ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, इसको बाद में करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ज़रूरी नहीं है इसमें वो आपसे क्या करे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे क्या पूछे, इसमें एम पूछे, हो सकता है आपसे वो रो पूछ सकता है, हो सकता है आपसे ए पूछ सकता है, ठीक है ना, हो सकता है जेड पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, मतलब कुछ किसी भी चीज़ की गणना करा सकते हैं। तरीका यही ध्यान रखेंगे, ये बात पॉइंट ज़रूर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके 450 मिलीलीटर में NaOH के 5 ग्राम घुले हों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हो सकता है कभी कभी हम लोग सोचते नहीं कि इतना आसान सवाल आ भी जाएगा, और भाई कभी कभी होता क्या है, इतना आसान सवाल दे देता है। बेटे चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 से ये न्यूमेरिकल है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उनको ध्यान रखना, आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। मान लो सपोज करो, आपको पहली बात तो यहाँ ध्यान देना कि ये विलियन की बात कर रहा है, और विलियन में कॉमन बात ये होती है, जो विलियन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, विलय और विलायक, ठीक है। और इनकी पहचान क्या होती है, ये हमेशा कम मात्रा में होता है और ये ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और ध्यान रखना ये स्वयं क्या करता है, हमेशा याद रखना, विलय के लिए क्या जिक्र आ रहा होगा, घुलने का जिक्र आ रहा होगा, और इसका घोलने का जिक्र आ गया, ठीक है ना। यह विलय घुलता है और विलायक घोलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर मान लो सपोज करो कहीं यूनिट जी आ रही है तो इसका मतलब वो क्या है, द्रव्यमान है। और अगर आपकी यूनिट क्या आ रही है, वी आ रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा आयतन है। क्या है भैया, आयतन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखना है, सॉरी वी नहीं ml आएगा, क्या आएगा बेटे, ml है, तो इसका मतलब क्या है, यूनिट आयतन है, ठीक है। अब हमें इस बात पर भी ध्यान देना है, क्या बहुत बढ़िया बात है क्या, कि हमें जो विलय और विलायक को पोजीशन क्या देनी है। मान लो अगर हमारे पास विलय का द्रव्यमान है, विलय का क्या है भैया, द्रव्यमान है, और विलायक का द्रव्यमान है, तो NCERT के अनुसार इसको मैं W2 मान के चलूँगा, इसको मैं W1 मान के चलूँगा, ठीक है बेटा। और विलय का अगर क्या आ रहा है, मोलर द्रव्यमान आ रहा है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान लो, M2 इसे मानूंगा यहाँ पर। और जो विलायक का आपका क्या आ रहा है, मोलर द्रव्यमान आ रहा है, तो इसे क्या मानूंगा, मैं M1 मानूंगा, ठीक है भाई। अब इसे मैं M1 M2 क्यों मानता हूँ, ये भी मैं कॉमन बता देता हूँ, ठीक है बेटा। मान लो इसने ही यहाँ पर कहा है क्या, 450 ml लीटर में क्या है, NaOH के 5 ग्राम घुले हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे विलय क्या होता है, विलय विलायक में क्या होता है, घुलता है, ठीक है बेटा। विलय विलायक में क्या होता है, घुलता है। अगर विलय को विलायक घोलता है तो विलायक को वरीयता नंबर 1 दी जाएगी और विलय को वरीयता नंबर 2 दी जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर विलय को 2 वरीयता और विलायक को 1 वरीयता दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसलिए क्योंकि भाई जो चीज़ घोल रही है वो मैन है, उसे 1 क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। इसी अनुभार को भी क्या मिली है, वरीयता 1 2 की मिली है, ठीक है। चलिए सवाल में क्या दिया है ये समझ के चलेंगे अब, ठीक है। अब सवाल में दिया है हमारा उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसके 450 ml में, इसका मतलब V का मतलब हो गया हमारे पास 450 ml, ठीक है, लीटर आ गया। और NaOH के 5 ग्राम घुले हैं। अब 5 ग्राम किसके घुले हैं, NaOH के घुले हैं, तो W2 क्या है, विलय है, और मैं इसे क्या मान लेता हूँ, 5 ग्राम मान लेता हूँ, ठीक है बेटा। और M2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अनुभार दिया नहीं गया है, NaOH सूत्र दिया गया है, इससे ही आपको कॉमन अंदाजा लगाना है कि इसका अनुभार होगा क्या, ठीक है बेटा। तो NaOH का अनुभार कितना होता है भैया, निकाल के देख लेंगे, अनुभार याद होने चाहिए सभी को कॉमन से, ठीक है ना। Na का कितना होता है 23 प्लस O का कितना होता है 16 और H का 1 ऐड किया तो टोटल कितना आ गया हमारा 40 आ गया, ठीक है भैया।
तो अनुभार हमारा आ गया 40, ठीक है ना, ग्राम पर मोल। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता को कैपिटल M से शो करते हैं और मोलरता बराबर होती है भैया विलय का द्रव्यमान। मैं इसे खोल के ला रहा हूँ, जो कि मोलों की संख्या रख के भी आप डायरेक्ट कर सकते हो इसे। विलय का द्रव्यमान क्या होता है, मैंने W2 माना है अभी, पता है ना, और विलय का मोल द्रव्यमान M2 माना है, प्लस V काय में लेना होगा, हमें लीटर में लेना होगा, तभी हमारी क्या निकलेगी भैया, मोलरता निकलेगी। ठीक है, इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। तो कैपिटल M बराबर जो हो जाएगा हमारा, W2 वैल्यू कितनी है भैया हमारी 5 ग्राम है, अपॉन M2 अनुभार हमारा कितना आया 40 ग्राम पर मोल आया है। ठीक है, और V कितना है हमारा 450 ml है। ठीक है बेटा, क्या है, ml है, और ml को किस में बदलेंगे, लीटर में बदलेंगे। लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से भाग देना होगा, और 1000 लीटर क्या होते हैं, 1000 ml होते हैं प्रति लीटर में। ठीक है भाई, तो ml से तो ml क्रॉस हो जाएगा, ग्राम से ग्राम क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना, मोल जो है ये बटे वाला ये ऊपर जाएगा, और लीटर बटे वाला नीचे आएगा। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर में आ जाएगी, जीरो से इस जीरो से हमारी, ठीक है बेटा, इस जीरो से और इस जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम। तो कुल मिला के m हमारा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा भैया 0.27। मात्रक क्या बचा भैया, मोल ऊपर गया लीटर नीचे आया, तो आ जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है ना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 20% भाई चांस पूरे हैं, 20% भार अनुसार एथिलीन ग्लाइकोल विलियन में। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, यहाँ पर 20% दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन में आपको 20% की जगह कितना दे सकते हैं, 30% भी दे सकता है, 40% भी दे सकता है। ठीक है, तो ये बात पर ध्यान देना है कि हमें सवाल में ये कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है, 20% 40% इससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि 20% की ट्रिक मैं आपको बता के चलूँगा ये होता क्या है। तो 20% का मतलब होता है 100 का 20वां भाग। क्या होता है बेटे, 100 का 20वां भाग, मतलब 20% क्लियर सी बात बता रहा है कि इसमें से विलय कितना है मेरा, विलय बराबर हो जाएगा मेरा 20 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, मेरा 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, विलय तो मेरा हो गया भैया 20 ग्राम हो गया। अब विलायक मुझे निकालना है, तो विलायक बराबर होगा मेरा 100 माइनस 20 इजकल टू 80 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, विलय का वेट मेरा कितना आ गया, 80 ग्राम हो गया। तो मैं यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि मैं W1 W2 मान के चलूँगा। तो विलय का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान बराबर 80 ग्राम, विलय का मोलर द्रव्यमान मतलब अनुभार को कहते हैं। अब विलय क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है, और एथिलीन ग्लाइकोल का कैसे निकाल लेंगे हम भैया, सी के कितने एटम हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू सी का कितना होता है 12 प्लस 6 गुना एच का कितना होता है 1 प्लस ओ का कितना होता है 2 इंटू 16। तो हमारा कितना आ गया भैया 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 32 ऐड करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा भैया हमारा 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 62 आ जाएगा, किसका भैया, मोलर द्रव्यमान आ गया, किसका भैया, एथिलीन ग्लाइकोल का। ठीक है, क्लियर है। अब हमने लिख दिया विलय का मोल द्रव्यमान कितना आ गया 62 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, उसके बाद विलायक का। अब विलायक क्या चीज़ है भैया, विलायक क्या है, जल है, और जल का कितना होता है, सिंपल सी बात है, निकाल के भी देख सकते हैं 18 ग्राम पर मोल। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमें क्या निकालनी है, दोनों के मोल निकाल रहे हैं। तो मोल बराबर क्या होता है, हमें पता है, मोल इजकल टू द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यही तो होता है। अब हमें किसके निकालने हैं, विलय के मोल निकालने हैं। विलय के मोल बराबर कितने आ जाएंगे, विलय का द्रव्यमान कितना है भैया 20 ग्राम, अपॉन कितना है मोलिकुलर वेट इसका 62 ग्राम पर मोल। तो मोल पर वाला जो होता है ये प्रति जो लग के आता है, ये हमेशा कल्टी मार के ऊपर चला जाता है, ध्यान रखना, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा,
20 को हम लोग क्या करेंगे 62 से जब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.322 मोल्स। ठीक है, उसके बाद हमें निकालने किसका मोल है, मोल भैया विलायक के मोल। अब विलायक के मोल बराबर क्या होंगे हमारे, बराबर विलायक का द्रव्यमान कितना है भैया 80, कितना है बेटे 80, अपॉन कितना आ जाएगा हमारा भैया 18, ठीक है ना, वही ग्राम, ग्राम पर मोल, डिवाइड कर देंगे हम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल का उल्टी मार के ऊपर जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा भैया, ये यहाँ से हमारा आ जाएगा 18 से जब हमने इसको डिवाइड करना है तो ये 80 को 4.44 मोल आ जाएगा हमारा। ठीक है भैया, क्या जाएगा मोल। ओके, अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, मतलब भाई ध्यान रखना मोल अंश जो होता है, मोल अंश, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या मोल प्रभाज एक ही बात है बेटे। ठीक है, मोल अंश मोल प्रभाज एक ही बात है, और डेफिनेशन अगर कहीं लिखने को आ जाती है तो ध्यान रखना विलय, अगर आपको डेफिनेशन, अब मैं सूत्र लिखूंगा तो अभी समझ में आ जाएगा आपको, विलय का मोल अंश। ठीक है, अब इसको जायज से कर देते हैं, ऐसे विलय लिख दोगे, इसका मतलब भी क्या हुआ है, विलय का मोल अंश ही है, ये भी बात यही है जो ऊपर लिखी है हिंदी, विलय के मोल अपॉन विलय प्लस विलायक। ठीक है ना, विलय प्लस विलायक के मोल, मतलब कुल विलयन के मोल भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं विलय तथा कुल विलयन के मोल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विलय का मोल अंश कहते हैं। तो सूत्र से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूले में रख दो, अभी हमारे पास विलय के मोल निकल के कितने आए थे 0.322। तो अब चलते हैं हम लोग, तो कितना जाएगा हमारा, तो सबसे पहले हम निकाल लें जाया विलय, और जाया विलय बराबर हमारा आ जाएगा भैया 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.44। ठीक है, ऐड करेंगे हम लोग इन सबको, तो ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.322 अपॉन 4.760, और इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.068 आएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज़, जाया विलायक का मतलब क्या है, विलायक का मोल अंश। ठीक है, और विलायक का मोल अंश निकालने की सबसे आसान ट्रिक क्या है बेटे, कि आप लोग क्यों क्या करना है, जाया विलायक बराबर 1 माइनस जो विलय की मोल अंश निकल के आया उसे मतलब कि घटा दो 6 8। तो हमारे पास जाया विलायक जो आएगा क्या आएगा भैया, घटाने के बाद 0.932। ठीक है, ये आ गया, तो ये आंसर हमारा यहाँ से आ जाता है, और एक आंसर हमारा आ गया ये वाला। ठीक है भैया, कॉमन। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बेटे। मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज या मोल अंश एक ही बात है, इनमें से एक सवाल आपको बन सकता है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कितनी बार पूछा गया है, लेकिन बहुत बच्चों की समस्या होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। हाँ, सबको पता होता है शुद्ध को कि जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है 55.56 या 55.55 होती है, लेकिन अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होता है शोल कैसे होता है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। चलो मैं बता के चलूँगा आपको सॉल्यूशन, ध्यान देना। ठीक है ज़रा ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर, माना किसकी भैया, जल का आयतन या शुद्ध जल का आयतन बराबर किसका बेटे, माना शुद्ध जल का आयतन बराबर कितना लीटर मान लिया है 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर मान लिया है, और 1 लीटर जल का द्रव्यमान जो होता है लगभग किसके होगा, 1000 किसके होगा, ग्राम के होगा। अब हमने पढ़ा है मोलरता बराबर जो होता है विलय का
द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू आयतन लीटर में। अब विलेय क्या है? जल तो है। क्या है भैया? जल है। और हमसे पूछ रहा है शुद्ध जल की मोलरता, तो कितने ग्राम है भैया? 1000 ग्राम है। कितना अनुभार होता है जल का? 18, अभी निकाला थोड़ी देर पहले। 18 इंटू कितने में? 1 लीटर में। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 55.55। यही आंसर हमारा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? किसी पदार्थ के 1.8 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया और विलयन का जो वाष्प दाब है वो 87 mm पाया गया। तो इसी ताप पर जल का वाष्प दाब, यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ ध्यान देना है क्या भैया, कि मात्रा कितनी दी गई है। 1.8 ग्राम को 100 ग्राम में घोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? तन्वी विलयन होगा। बिल्कुल सही बात है। तो बेटे ये वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, इस पर या तो डेरिवेशन पूछ लेता है, नहीं तो सवाल तो भैया न्यूमेरिकल तो इम्पोर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है बेटा, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है सवाल, अनुसंख्यक गुणधर्म से। और अनुसंख्यक गुणधर्म में जो संबंध दिया गया है वो किसके लिए भैया? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का एक सूत्र दिया गया है, P नोड 1 माइनस P1 अपॉन P नोड 1 बराबर W2 अपॉन M2 इंटू क्या भैया? M1 अपॉन W1। ठीक है, या ये बराबर किसके होता है? स्मॉल n अपॉन किसके भैया? कैपिटल N के। यहाँ पर कैपिटल N प्लस स्मॉल n आता है, जिसे याद करो आप लोग लेस देन मान लिया जाता है किसकी कंपेयर में? कैपिटल N की कंपेयर में। ठीक है, तो ये तनु विलयनों के लिए होता है। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, अगर कहीं आपको सांद्र विलयन के लिए आ जाए तो कंडीशन ये अप्लाई जाती है। हालांकि ये इंजीनियरिंग लाइन में आता है क्वेश्चन, यहाँ पर कम पूछा जाता है यूपी बोर्ड के अंदर। तो फिर आपका P नोड 1 माइनस P1 अपॉन क्या जाएगा? P1 आ जाएगा इंटू W2 इंटू M1 M2 इंटू W1। ये किसके लिए यूज होता है आपका? सांद्र विलयनों के लिए। किसके लिए बेटे? कॉमन बात ध्यान रखना, अगर विलयन आपके पास सांद्र है तब ये यूज होगा। ओके, लेकिन मैंने फिर बताना है एक बार, इंटर लेवल पर आपको जो सोल्व करना है सवाल इसी से ही करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, हमें क्या क्या दे रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर P नोड 1 जो होता है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, और P1 जो होता है ये विलयन का वाष्प दाब होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो सवाल में क्या कह रहा है, 1.8 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब। इसका मतलब ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब। और विलयन का वाष्प दाब क्या है, पहले ये क्लियर करके चलेंगे हम लोग। कितना है भैया? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्यशील विलय डाला जाता है तो वाष्प दाब हमेशा ध्यान रखना क्या होता है? घटता है। किसका भैया? विलयन का। किसकी कंपेयर में? विलायक की कंपेयर में। तो हमारे पास P नोड 1 क्या होगा और P1 क्या होगा? तो कम वाला हमेशा क्या होगा? P1 है, और ज़्यादा वाला P नोड 1 होगा हमारा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे P नोड 1 क्या हो गया हमारा? 92 हो गया। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है भैया? कितनी मात्रा घोल रहा है विलायक की? W2 मैंने कहा ना पहले विलय को मानेंगे, 1.8 ग्राम घोल रहा है, और किस में घोल रहा है? W1 बराबर 100 ग्राम में घोल रहा है। ठीक है, तो 100 ग्राम में घोल रहा है। अब W2 का मतलब है तो हमारे पास अनुभार भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? अनुभार भी होना चाहिए। अनुभार बोले तो M2, और M2 क्या चीज़ है? पदार्थ के 1 ग्राम कह रहा है, तो भैया M2 तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब इसका पता ही नहीं क्या है तो M2 पूछ रहा है क्या है। और M1 हम मान लेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पर क्या चीज़ है, 100 ग्राम जल में घोल रहा है, और जल में घोल रहा है तो विलायक क्या है हमारा?
जल है और जल है तो ब्लैक का अनुभार कितना होता है भैया, या मोल द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब वाष्प दाब का जो मात्रक है यहाँ पर क्या माना है इसने, mm माना है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, mm मान के चलेंगे। ठीक है भाई, ओके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अब क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है, कौन से वाला भैया, ये वाला, और इससे क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, पोटेशन तो हमने सब निकाल लिया सवाल को पढ़ के, तो अब हमें सवाल देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पोटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम फॉर्मूले में लगा देते हैं इस वाले में। तो इसमें क्या कह रहा है, P01 माइनस P1। अब P01 कितना है हमारा, 92 है, माइनस 92 के बाद 87 अपॉन कितना जाएगा भैया हमारा 92, ठीक है, इजकल टू 1.8 ग्राम इंटू, अब M1 कितना है हमारा 18 है, पॉन M2 कितना है हमें ज्ञात करना है, इंटू अब W1 कितना है हमारा भैया, W1 हमारा है 100 ग्राम। ठीक है भाई, यूनिट मैंने किसी की नहीं लिखी है, सब क्रॉस हो जाएंगे, अपने आप क्लियर कर लेंगे। अब 92 में से 87 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 अपॉन 92 इजकल टू 1.8 इंटू 18 अपॉन M2 इंटू 100। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी प्रकार से हमारा M2 बराबर आ जाएगा क्या भैया, M2 बराबर आ जाएगा हमारा 1.8 इंटू 18 इंटू 92 अपॉन 5 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि 18 1.8 18 92 अपॉन, तो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर हमारा M2 आएगा 5.96 ग्राम पर, या ग्राम मोल इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया है, इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, बोर्ड एग्जाम में श्योर लगेगा, मैं कह देता हूँ फिर से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में लगने के चांस पूरे पूरे हैं, बाकी आपका लक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा सवाल है ये भी, द्रव A तथा B के वाष्प दाब क्रम से 80 mm और 60 mm है। ठीक है ना, A के 3 मोल्स B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब पूछ रहा है भैया, राउल्ट के नियम से है, और राउल्ट ने जो नियम दिया था वो दिया था P टोटल बराबर क्या था, P नोड 1 इंटू ज़ाया 1 प्लस P नोड 2 इंटू ज़ाया 2, ये राउल्ट का क्या था, नियम था, हमने पीछे पढ़ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है ये ध्यान देना है, दिया है क्या, दिया है भैया, क्या दिया है, चाय थोड़ी दी है, हाँ भाई चलो, दिया है P नोड 1 बराबर कितना है 80 है, P नोड 2 बराबर 60 है। अब हम लोग जानते हैं ज़ाया 1 बराबर क्या होता है, N1 अपॉन N1 प्लस N2 होता है, और ज़ाया 2 बराबर जो होता है, एक्स ही बना रहा हूँ मैं, ज़ाया होता है, ये ध्यान रखना, N2 अपॉन N1 प्लस N2 होता है। ठीक है ना, यही तो फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं किसमें भैया, मोल फ्रैक्शन में। ओके, तो चलिए भाई, हमारे पास क्या दे रखा है भैया, N1 की वैल्यू कितनी दी है, N1 बराबर दिया है, N1 क्या है हमारे पास यहाँ पर, विलय है, और विलय के मोल कितने हैं, A मतलब 3 है, B क्या है 2 है, चलो कोई बात नहीं है, हमने N1 बराबर 3 मान लिया और N2 बराबर क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो कॉमन हमारा क्या जाता है फिर, तो ज़ाया 1 बराबर क्या जाएगा हमारा 3 अपॉन 3 प्लस 2, तो इजकल टू कितना जाएगा 3 अपॉन 5, और ज़ाया 2 बराबर कितना जाएगा 2 अपॉन 5, कॉमन क्या है, हमें क्या करता है, जिसके मोल निकालने होते हैं उसको ऊपर लाते हैं, तो यहाँ 3 लिया है तो यहाँ 2 लिया है, दोनों में आंसर क्या आएगा, बटे में आएगा। अब हमें क्या निकालना है, P टोटल बराबर, अब हमारे पास क्या है भैया, हमारे पास क्या है, P नोड 1 का मान दे रखा है कितना 80, तो 80 इंटू, अब ज़ाया 1 कितना निकल के आया हमारा 3 अपॉन 5 प्लस P2 का मान कितना है हमारा 60 इंटू 3 अपॉन, सॉरी यहाँ 2 आएगा, अपॉन 5, चलिए 5 से कैंसिल कर देते हैं, ये 1 और 1 18 बार जाएगा, नहीं 16 बार जाएगा,
16 बार, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1 2, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा प्लस 24 आएगा, इसकल टू कितना जाएगा 72 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा। अब यूनिट मैंने कहा था ये यूनिट कैलकुलेट करोगे तो करने के बाद में आएगा, क्योंकि वीडियो लेंथ ही ना हो इसलिए मैं यूनिट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत थी मैंने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा बेटे, अगले क्वेश्चन कहता है क्या, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम, भाई इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे है, ध्यान देना। तो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलियन का क्वथनांक कितना जाता है, 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात है, ग्राफ के माध्यम से इसको समझ के चलेंगे सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। लाइक दिस, ये हम ग्राफ खींच लेते हैं किसका भैया, ओके, राउल्ट्स लॉ पे इस तरह का ग्राफ ही खींचा होगा, सॉरी क्वथनांक उन्नयन पे आपने इस तरह का ग्राफ खींचा होगा। तो यहाँ पर उसने कहा है ये हमारा क्या होता है, टीबी नोड बी, और इसे मान लेता हूँ टीबी, ये बिलियन का क्वथनांक है। तो इसने सवाल में क्या दिया है, 12 ग्राम ग्लूकोज को। अब देखो कॉमन बात क्या है, यहाँ सोच कर चलना है, ध्यान रखना, सोच कर चलना है। क्वथनांक उन्नयन से सवाल है, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन से रिलेटेड मैं बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा। क्वथनांक उन्नयन ना पूछकर वो पूछ लेता है क्या भैया, मोलल, क्या पूछ लेता है, मोलल उन्नयन, ठीक है। तो मोलल उन्नयन भी क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन ही होता है, ध्यान रखना, ओके। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक पूछ लेता है, ध्यान रखना दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है या क्वथनांक उन्नयन, ठीक है बेटा, स्थिरांक, ये क्या होती है, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो मोलल पूछे या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक पूछे, ठीक है ना, और दोनों को किससे शो करते हैं, KB से ही शो करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात मुझे और याद आई, मैं आपको बता देता हूँ बेटे, कभी कभी क्या होता है सवाल में पूछ लेता है आणविक, क्या बेटे, आणविक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है बेटा। अब क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक और आणविक उन्नयन स्थिरांक एक नहीं है, ध्यान रखना, ये अलग है। अगर पूछ रहा है मोलर उन्नयन स्थिरांक तो आप विलायक के लिए जब विलायक का वेट रखते हो तो वो डिपेंड करता है 1000 ग्राम पर। किस पर डिपेंड करता है भैया, 1000 ग्राम पर, ठीक है। लेकिन याद रखना आणविक उन्नयन स्थिरांक जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है, 100 ग्राम विलायक के लिए, किसके लिए होता है ये, 100 ग्राम विलायक पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे, विलायक की मात्रा कितनी लेते हैं हम लोग, 100 ग्राम। मतलब जब आप लोग फॉर्मूला लिखते हो ये वाला, क्या भैया, डेल्टा TB बराबर KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम में होता है यहाँ, और गुना में क्या लाते हो, 1000। तो ये तो आपका फॉर्मूला आ जाता है किसके लिए, यदि जिक्र किया गया है किसका भैया, मोलर उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन का, ठीक है ना। तो उसमें KB के साथ क्या लेंगे, 1000 लेंगे यहाँ पर। मान लो डेल्टा TB इधर चला जाएगा, KB इधर आ जाएगा, मतलब कैलकुलेट करके। लेकिन अगर आपका सूत्र मतलब सवाल में जिक्र आया है आणविक उन्नयन स्थिरांक का, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना होगा, डेल्टा TB KB इंटू W2 इंटू 100 अपॉन, ठीक है, M2 इंटू W1 ग्राम में, ठीक है। ये किसके लिए लगाते हैं हम, आणविक उन्नयन स्थिरांक के लिए, ठीक है। किसके लिए भैया, आणविक उन्नयन स्थिरांक के लिए। तो ये कॉमन बात सबको याद रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, फिर क्या सवाल पूछ रहा है, ओके। चलो अब देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया है, ठीक है बेटा।
दिया है क्या, विलय का द्रव्यमान कितना दिया है, W2 बराबर 12 ग्राम, W1 बराबर 100 ग्राम, M2 बराबर, अब यहाँ पर जिक्र किसका आया भैया, ग्लूकोज का आया है। किसका आया भैया, ग्लूकोज का आया है। और ग्लूकोज का सूत्र होता है क्या भैया, C6H12O6, और इसका अनुभार निकाल के देख लेंगे 180 आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रख दिया है। उसके बाद पूछ रहा है Kb इजकल टू क्या। जब Kb हमें निकालना हो तो Kb हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास डेल्टा Tb हो, लेकिन यहाँ तो डेल्टा Tb भी नहीं है। लेकिन डेल्टा Tb निकालने के लिए हमें यहाँ पर दिया है किसका भैया, विलियन का क्वथनांक। और विलियन का क्वथनांक क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है, ये आपने ग्राफ में पढ़ा होगा। तो डेल्टा Tb का मान कितना दिया है हमारा 100.34 डिग्री सेल्सियस, या 273 ऐड करेंगे तो 273 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 49 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, और T नोड B का मतलब होता है ये हमारा शुद्ध जल है। ठीक है ना, और शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है 373, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 273.15 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 373.15 केल्विन जाएगा। और हम लोग ने पढ़ा है क्वथनांक उन्नयन जो होता है डेल्टा Tb बराबर किसके होता है भैया, डेल्टा Tb बराबर होता है हमारा Tb माइनस T नोड B के होता है। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे क्या भैया, डेल्टा Tb ज्ञात कर लेंगे। तो डेल्टा Tb निकालने के लिए हमें Tb का मान रखना है यहाँ पर 373.49 केल्विन माइनस 373.15 केल्विन, तो हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट क्या जाएगा भैया 5 0.3 0.34 आ जाएगा केल्विन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक निकाल लेंगे। फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। तो डेल्टा Tb बराबर W2 इंटू Kb इंटू M2 इंटू W1। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, Kb निकालना है। तो फॉर्मूला क्या जाएगा हमारा, Kb बराबर डेल्टा Tb इंटू M2 W1 अपॉन W2 इंटू, ठीक है, Kb बराबर, चलो डेल्टा Tb की वैल्यू कितनी है हमारी 0.34 केल्विन इंटू 180 ग्राम मोल इनवर्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मोल इनवर्स, उसके बाद आ गया हमारा 100 है ग्राम W1 अपॉन क्या आएगा हमारा W2 कितना है हमारा 12 ग्राम इंटू 1000 ग्राम पर kg। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या हमारा ठीक है, kg कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मोल कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो या ऊपर ही रहने देंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो Kb बराबर ऊपर सारों की गुना करके कितना आएगा हमारा
नीचे मतलब सारे को डिवाइड करके हमारा आ जाएगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 0.51 के क्या है हमारा केल्विन, ये हो गया केजी, ये नीचे वाला ऊपर गया है तो क्या जाएगा के केल्विन, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो केजी में हो जाएगा प्लस का, और मोल का में जाएगा हमारा इन्वर्स में है ही ऊपर, तो ये आंसर हमारा जाएगा किसका भी है केवी का। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमारा किस पे है, क्वथनांक उन्नयन पर है। सेम इसी तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है हिमांक अवनमन पर। ठीक है बेटा, वहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे हम लोग फ्रीजिंग, हिमांक के लिए क्या यूज़ करते हैं फ्रीजिंग, और क्वथनांक के लिए बॉइलिंग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर डेल्टा बी की जगह क्या लेना है आपको, डेल्टा टी एफ लेना है, बाकी सभी चीज़ें यही रहेंगी। ठीक है ना, तो इसके स्थान पर क्या करना है आपको, डेल्टा टी एफ लगाना है। तरीका यही है, सूत्र भी यही होगा। मैंने कहा ना जहाँ बी आया है वहाँ एफ लगा देना है। ठीक है, यहाँ क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक आया है तो वहाँ हिमांक अवनमन स्थिरांक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज के कितने, अब जब कहीं ताप आ जाए, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब सवाल किससे रिलेटेड है, परासरण दाब से है। और क्या है, परासरण दाब से हमारा सवाल है। अच्छा सवाल है भाई, बहुत बार इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है और चांस मुझे पूरे इसके भी लगते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल में आएगा हमारा। ठीक है, तो परासरण दाब के सवाल में दो तरह से आप कर सकते हो, या तो सांद्रता वो मात्रा में दे दे, अगर डायरेक्ट सांद्रता दे दे तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं पाई इक्वल टू CRT का। ठीक है ना, अगर C सांद्रता दी हो। ठीक है, अब R की जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है, किस में दी गई है भैया, R बराबर 0.821 लीटर वायुमंडल डिग्री इन्वर्स मोल इन्वर्स में दी गई है। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर मैं जो आपको दिखाऊंगा ये सवाल दोनों तरह से मैं आपको दिखाऊंगा, आपको यहाँ पर जो मात्रक दूसरा भी दे सकता है, वो R का मान बराबर 0.083 क्या दे दें, 0.083 लीटर, ठीक है, लीटर बार मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। इसमें भी ज़्यादातर सवाल ये देता है। ठीक है बेटा, अगर नहीं दी है आपको तो ये वैल्यू तो इसने दे रखी है, यहाँ वैल्यू कोई भी रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर आपको जो करना है सवाल इस वैल्यू पे करना है। ठीक है, NCERT के अनुसार इसी वैल्यू पे सवाल करेंगे। चलिए, अब मैं इसी वैल्यू पे सवाल कराऊंगा आपका। 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 ml जल में विलय किया गया तो दिया है। ओके, ये बात ज़रूर लिखनी है आपको, क्योंकि सवाल को अच्छे से समझाना है, तो बस आपका करने का तरीका अच्छा होना चाहिए ताकि एग्जाम में आपको नंबर अच्छे दे। R की वैल्यू तो ऊपर ही रख दी गई है। अब तो T बराबर जो आया है कितना आया है, 17 डिग्री सेल्सियस आया है, प्लस 273 इसमें ऐड करेंगे भैया। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 290 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद W2 क्या है, विलय की मात्रा हमारी कितनी दी गई है, W2 बराबर है 1.75 ग्राम, क्या है भैया 1.75 ग्राम। ठीक है, उसके बाद W2 के बाद पाई R V कितना दिया है 150 ml, या फिर इसको लीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.150 लीटर आ जाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मैंने इसे पहले ही क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अनुभार हमें पता होना चाहिए M2, चीज़ क्या है हमारे पास, सुक्रोज है, और सुक्रोज का सूत्र C12 है H22O11 होता है, निकाल कर देख लेंगे 342 आएगा। ठीक है 342 ग्राम पर मोल। ओके, चलिए अब सभी वैल्यू को रखते चलेंगे और क्या करेंगे, आंसर अपना ज्ञात कर लेंगे। पाई इक्वल टू क्या, पहले फॉर्मूला पाई इक्वल टू क्या आता है हमारा भैया, W2 इंटू R इंटू T अपॉन क्या जाएगा M2 इंटू V का M है लीटर में। ये परासरण दाब का क्या होता है फॉर्मूला। ऐसा भी होता है बेटे, क्योंकि परासरण दाब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे अक्सर क्या कर लेता है, वो मोलिकुलर वेट ज्ञात करा लेता है, किसका भैया, किसी भी अणु का। ओके, तो मोलिकुलर वेट ज्ञात करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट विधि है, और ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हमने कभी कभी W2R T देकर पाई देकर क्या निकलवाता है, V देकर M2 निकलवाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में रखते हैं हम लोग।
पाई बराबर, अब सबसे पहले हमें रखना है 1.75 ग्राम इंटू आर की वैल्यू यही लेके चलेंगे हम लोग 0.083 लीटर बार, ठीक है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, टी कितना आता है 290 केल्विन अपॉन, अब क्या जाएगा हमारा, नीचे मोलिकुलर वेट 342 ग्राम पर मोल इंटू 0.150 लीटर। ओके, पहले यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है भैया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया बात है। मोल, ये वाला इनवर्स मतलब नीचे आएगा और ये ग्राम पर मोल वाला ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भैया। और लीटर से, सॉरी यहाँ बड़ा लीटर बनाएंगे, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे जब हम लोग, तो पाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा भैया, 425 अपॉन, नीचे वाली कैलकुलेशन करने के बाद 51.1, ठीक है ना, 6 समथिंग आएगी, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.821 बार, ठीक है बेटा, 0.821 बार। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है किसका, परासन दाब का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विभवांतर, मतलब विभवांतर बल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो विभवांतर बल ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला जानते हैं, क्या है भैया, मतलब वो पूछ रहा है ई नोड सेल बराबर क्या, एक तरह से ये है, ठीक है बेटा। चलिए, अब ई नोड सेल निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है क्या दे रखा है भैया, दे रखा है यहाँ पर ई Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू और ई Az पॉजिटिव की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने निकालना है, पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि एनोड कैथोड क्या होता है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ई नोड सेल इजकल टू, ये सब्सक्रिप्ट होता है, ठीक है ना, ई नोड सेल, जिसे मैं नोड बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ई सब्सक्रिप्ट बोल सकते हैं, कैथोड, सी का मतलब है कैथोड माइनस ई सब्सक्रिप्ट एनोड, मेरे मुंह से नोड निकलता है, सब्सक्रिप्ट होता है जैसे कि ये। चलिए, अब हमें क्या करना है, ये देख लेना है कि कैथोड पोर्शन कौन सा होता है, एनोड, रिएक्शन कहाँ है हमारी, ये दे रखी है, ठीक है बेटा। ओके, तो चलिए, तो Zn का Zn2 पॉजिटिव में क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है, और जो त्यागता है वो त्याग किस पर होता है बेटे, एनोड पर होता है, और एनोड पर होता है हमें दिख रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कंडीशन कहाँ घट रही है भैया, कैथोड पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जिंक वाला पार्ट क्या है, एनोड है, और Ag वाला पार्ट क्या है, कैथोड है, ठीक है, कॉमन। ध्यान रखना, एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ठीक है। चलिए, अब ई नोड सेल बराबर ई नोड Ag पॉजिटिव, Ag माइनस ई नोड Zn2 पॉजिटिव का Zn। तो ई नोड सेल बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दी है भैया हमारी, 0.80 वोल्ट माइनस, और माइनस की 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, जब ब्रैकेट हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.80 प्लस 0.076,
0 पॉइंट है, ठीक है। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भैया हमारा 1.56 वोल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस तरह का क्वेश्चन जरूर लगेगा आपको। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक जिंक धातु की छड़ को 0.m जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है। तो सबसे पहले कॉमन ये बात ध्यान देना है यहाँ पर कि जो सांद्रता हमारी दी गई है वो कितनी है, 0.1 मोलर है। क्या है, 1 मोलर। और 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है रूम टेम्परेचर होता है। तो हमारे पास ई नोड Zn का Zn2 पॉजिटिव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का 0.76 वोल्ट होती है। ये कहाँ देखा हमने, अभी पिछले सवाल में भी देख लिया था, कहाँ था, ये रहा, ठीक है। चलिए अब कॉमन बात क्या है, तो हमें यहाँ से तो एक बात मिल गई, हमारे सवाल से ही मिल गई। अब हमें ये भी पता है Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2 पॉजिटिव बनाता है। तो इस केवल इलेक्ट्रोड के लिए जो नैनस समीकरण है, यहाँ सेल की बात नहीं चल रही है, केवल इलेक्ट्रोड के लिए, तो वहाँ पर सेल यूज नहीं करते हैं। E सब्सक्रिप्ट माइनस 0.059 अपॉन n log बेस, ठीक है ना। अब किसकी सांद्रता ऊपर जाएगी, Zn की, और Zn2 पॉजिटिव की नीचे आएगी। और Zn सॉलिड में है तो सॉलिड वाले की सांद्रता क्या होती है, ये एक्वस में है, सॉलिड वाले की सांद्रता क्या होती है, 1 होती है, log बेस अपॉन क्या जाएगा, Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल सोल्व कर सकते हैं। और हमें Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता सवाल में पहले ही दी गई है, कितनी दी गई है भैया, 0.1 मोलर। कितनी दी गई है, 0.1 मोलर दी गई है, ठीक है। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इजकल टू ई नोड का मान कितना है भैया, ये कंपलसरी है, माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एन का मान कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग हो रहा है, 2 log बेस 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता 0.1, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बेस छोटा सा लेके चलेंगे, ये थोड़ा बड़ा हो गया था, यहाँ ये छोटा सा लेके चलेंगे, बेस होता है, ठीक है। 10 हो जाएगा, log 10 का मान कितना होता है भैया, 1 होता है। ई बराबर हमारा माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट कितना भैया, 76 माइनस का, और माइनस के ही कितना होगा हमारे पास, 0.024, ठीक है, 9 समथिंग आएगा। और ऐड करने पर हमारा क्या जाएगा भैया, ई बराबर आ जाएगा हमारा माइनस 0.789, ठीक है ना, 789, ठीक है। ये आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पिछले वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। 14, एक सेल के ईएमएफ का क्या करना है, परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। दिया गया है हमारे पास, ये समीकरण दी गई है। अब हम लोग देख सकते हैं Ni से Ni2 पॉजिटिव और Ag से Ag, कहाँ है भैया, नीचे आ रहा है थोड़ा, ओके, कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, Ni से Ni2 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण हो रहा है, और Ag पॉजिटिव से Ag में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये क्या होगा हमारा, रिडक्शन होगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें दिया है, इसमें क्या दिया है भैया, ये चीज़ दे रखी है। अब दे रखी है तो नैनस समीकरण अब सेल के लिए लगानी है, बिल्कुल ये नैनस समीकरण सही है, और सेल के लिए लगानी है हमें। तो पहले यहाँ पर देखना है इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर भैया, अगर Ni पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब n बराबर कितना होगा, यहाँ 2 होगा। ई नोड सेल हमारा दे रखा है 1.05 वोल्ट, तो ये सब क्या है इसने दे रखा है हमें, ठीक है ना, दिया है। ओके, अब हमें क्या करना है भैया, इसमें कंडीशन और भी अप्लाई कर रहा है वो, अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा भी पूछ रहा है और साम्य स्थिरांक का परिकलन भी पूछ रहा है। तो पहले हम ईएमएफ निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
उसके बाद जब देखेंगे गिब्स ऊर्जा, ठीक है। तो ईएमएफ निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा E इजकल टू ई नोड सेल माइनस, ठीक है, 0.059 अपॉन एन लोग बेस, किसकी सांद्रता ऊपर जाएगी भैया, Na2 पॉजिटिव की, Na2 पॉजिटिव की सांद्रता अपॉन Ag पॉजिटिव की सांद्रता का स्क्वायर ले लेंगे या 2 ले लेंगे, ठीक है भैया। ये यहाँ से क्लियर हुआ। अब E बराबर ई सेल, सॉरी यहाँ भी सेल आएगा, ई सेल बराबर ई नोड सेल का मान कितना दे रखा है भैया, 1.05 वोल्ट माइनस 0.059, एन कितना आया था हमारा 2 लोग बेस, एजीटी पॉजिटिव की सांद्रता कितनी है भैया दे रखी होगी यहाँ पर, ये रही एजी पॉजिटिव की, ये रही और इसकी ये रही, तो 0.160 m अपॉन 0.002 इंटू 0.2, ठीक है। पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से पावर 3 आ जाएगा, दोनों से ये कट जाएगा 4, ठीक है। तो पहले लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, इतना पोर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो लोग बेस 4 इंटू ये 0 इधर बढ़ा दो तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। लोग में जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस की तो ये आ जाएगा लोग बेस 4 प्लस लोग बेस 10 की पावर 4। तो लोग 4 का मान कितना हो जाएगा हमारा, लोग की वैल्यू आपको सवाल में दे के रखेगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा हमारा 0.6020 प्लस 4 लोग 10 हो जाएगा, ये लोग 10 का मान कितना होता है, बेस 1 होता है, तो 0.6020 प्लस 4, तो हमारा आ जाएगा कैलकुलेट होकर 4.6020, ठीक है। ये सारा ये वाला कैलकुलेट करके आया है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, ई सेल बराबर 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू में कैलकुलेट करके 4.6020 इससे से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा हमारा 2.3010। तो ई सेल बराबर 1.05 वोल्ट माइनस 0.0, ठीक है, 0 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, 59 इंटू में 2.310। तो दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या जाएगा, ई सेल बराबर 1.05 वोल्ट माइनस सारी कैलकुलेशन करके आ जाएगा 1.35, ओके। तो ई सेल हमारा आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो हमारा ई सेल आ जाएगा 0.91 वोल्ट। यहाँ तक सवाल हो जाएगा हमारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन बट अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है डेल्टा आर जी नोड मतलब मानक गिब्स ऊर्जा बराबर क्या। और भैया मानक गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आर जी नोड बराबर माइनस एन एफ ई नोड सेल होता है, ठीक है, ओके। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। अब हमें पता है एन बराबर तो 2 था, ई नोड सेल बराबर हमारा दे रखा था 1.05 वोल्ट, और एफ फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कंपलसरी होती है 96, 487 होती है, लेकिन 500 रख लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। तो
डेल्टा आर जी नोड बराबर माइनस एन का मान 2 है 96,500 इंटू ई नोड सेल 1.05 वोल्ट। तो आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेंगे, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा -202650 समथिंग आएगा इसका आंसर, माइनस में आएगा। लेकिन अगला सवाल पूछ रहा है इसमें के सी बराबर क्या, भैया ये बात पॉइंट ध्यान रखना। तो अब हमें क्या करना है, इसी वैल्यू से हम के सी निकाल सकते हैं। तो ई नोड सेल बराबर 0.059 वोल्ट अपॉन एन लोग बेस के सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जबकि हमें पता है किस किस की वैल्यू क्या है। तो के सी बराबर ऐसे भी रख सकते हैं हम इसको, के सी बराबर लोग के सी बराबर तो ई नोड सेल इंटू एन अपॉन 0.059, ठीक है। अब वैल्यू रख लो यहाँ पर, लोग के सी बराबर ई नोड सेल का मान कितना है हमारा 1.05 वोल्ट इंटू 2 अपॉन 0.059। तो कैलकुलेशन करेंगे, लोग के सी बराबर हमारा आ जाएगा कितना भैया 35.59। इनको कैलकुलेट करके आएगा ये 9। अब क्या करेंगे यहाँ पर अब हमें के सी निकालना है। तो के सी बराबर आ जाएगा हमारा लोग इन्वर्स मतलब एंटी लॉग बोल देते हैं इसको 35.59। अब सवाल में अगर आपको एंटी लॉग का मान दिया है तो सवाल करेंगे आगे को वैल्यू रखकर, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे, यही आंसर है, इस पे ही आपको नंबर मिल जाएगा। अब ये मत कहना इतना बड़ा सवाल था आपका, ठीक है बेटे। यहाँ 3 सवाल मैंने एक साथ करा दिए हैं आपको। एक सवाल करा दिया है मैंने के सी वाला, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पूछ ले। एक बता दिया मैंने मानक गिब्स ऊर्जा का, और दूसरा मैंने बताया है ईएमएफ का। किसका बताया था बेटे ऊपर, ईएमएफ का, ये वाला, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से क्लियर करा दिए हैं आपके, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अनंत तनुता पर HCl NaCl CH3 CONa, तो बेटे किससे है ये, ध्यान रखना कोलराउस नियम से है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलराउस नियम, पेपर में पूछा ही जाएगा। तो लैम्डा नोड M HCl बराबर कितना दिया है 38.5 यूनिट, मतलब कुछ भी मान रखा है, मतलब यूनिट में बता देता हूँ। सीमांत मोलर चालकता की यूनिट जो होती है या ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स, या फिर होगी सीमेंज वर्ग सेंटीमीटर मोल इनवर्स, ठीक है। तो बड़ी यूनिट है, बार बार इसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ यूनिट रख के चलेंगे। क्या रख के चलेंगे भैया, यूनिट रख के चलेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट, लैम्डा नोड M किसकी भैया NaCl की कितनी है 109.8 यूनिट आ गई इसकी भी। उसके बाद है लैम्डा नोड H के लिए कितनी है भैया हमारी 78.5 यूनिट। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ से, लैम्डा नोड M CH3 Na है, ठीक है। लैम्डा नोड M CH3 COOH के लिए पूछ रहा है क्या, ठीक है। क्योंकि हमारे पास HCl NaCl CH3 CONa की वैल्यू दे रखी है ना क्रम से, तो पूछ रहा है एसिटिक एसिड के लिए क्या। तो कॉमन क्या है, हमें ये ध्यान देना है किन दो वैल्यू को जोड़कर तीसरी घटाई जाए ताकि हमारा ये बन के आ जाए। तो तुम खुद सोचो भाई, अगर मैं NaCl से इसे घटाऊं तो घटेगा नहीं, इसमें से NaCl को घटाऊं तो बिल्कुल घट जाएगा, या HCl में से NaCl का वो जिक्र नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों को जोड़ देता हूँ। देखो तो लैम्डा नोड M CH3 COOH बराबर लैम्डा नोड M HCl प्लस लैम्डा नोड M CH3 COONa माइनस लैम्डा नोड M NaCl, ठीक है ना। तो देखो NaCl Na से तो Na क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, और Cl माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। वैल्यू रख दो फटाक दी। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो कॉमन हम क्या करेंगे, तो पहले वाली वैल्यू कितनी है हमारी 38.5
ठीक है ना। यूनिट सबकी बाद में रख देंगे, प्लस 78.5 माइनस 109.8 सारी की यूनिट रख देंगे, ठीक है ना, जो भी यूनिट है। कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ निकल के हमारा कितना आ जाएगा 7.2 यूनिट। क्या जाएगा है सीमांत मोल चालकता जाएगी दुर्बल विद्युत अपघट है एसिटिक अम्ल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वेरी गुड बात, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसका मतलब क्या है, इतने समय में। इसका मतलब अगर प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह रही है सांद्रता, तो समय भी क्या होगा यहाँ पर, आधा ही होगा वो। तो कुल मिला के बात ये जाती है, हमें दिया है, क्या दिया है भैया, टी हाफ बराबर 40 सेकेंड, ओके। और पूछ रहा है के बराबर क्या, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आता है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है वो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है। और अगर यहाँ पर टी हाफ दिया है, के निकलवा रहा है, तो बेटे पेपर में सवाल इस पर भी आ सकता है। तो के बराबर ये इसकी जगह चला जाएगा, तो हमारे पास के बराबर आ जाएगा 0.693 अपॉन क्या जाएगा टी हाफ। ठीक है बेटे, चलिए अब पोटेशन रख देंगे हम लोग, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दिया हमारा 40। कैलकुलेट करेंगे, हमारा ये क्या है सेकंड है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर 1.7 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। नीचे से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा सवाल था, पेपर में आ सकता है, छोटा सवाल है लेकिन आ जाता है। क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन दिखा रहा है आपको, हो सकता है आपको कंफ्यूज करना चाहे लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, सबसे पहले हमें समझ के चलना है, ये 20% पे पहले क्या करना है, हमें सोल्व करना है 10 मिनट। तो इसके लिए हमें पहली कंडीशन में के निकालना है, दूसरी कंडीशन में टी निकालना है। तो दिया है पहली कंडीशन में क्या भैया, टी बराबर कितना है 10 मिनट है। ठीक है, कितना है भैया 10 मिनट, ओके। और 20% पार्ट क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, तरीके से समझना है थोड़ा सा। आर एरो पी ये कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता हम जो मान के चले एनसीईआरटी के अनुसार ये आर नोड मानी जाती है, या फिर आप इसको ए मान सकते हैं। ये अंतिम सांद्रता क्या होती है हमारी, आर होती है बेटे, या इसको क्या मान सकते हैं हम, ए माइनस एक्स मान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए दोनों की वैल्यू कितनी है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 20%, मतलब 100 का 20वां भाग क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है या ख़त्म हो रही है। प्रारंभिक क्या मानी जाएगी 100, और अंतिम 100 माइनस 20 हो जाएगी हमारी, इसकल टू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का, क्या है भैया, के बराबर 2.303 अपॉन 10, टी टाइम दे रखा ना, लोग बेस, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100 है, कौन सी वाली आर नोड, या ए मान लो, अपॉन कितना आ जाएगा 80। तो बेटे इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, पहले से कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको लोग की तरह कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, लोग 10 माइनस लोग 8 आ जाएगा, और लोग 10 माइनस लोग 8 की वैल्यू रखने के बाद सब कुछ हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बराबर 2.303 अपॉन 10, लोग 10 का मान 1 होता है, और गुना में 1 माइनस लोग 8 का मान आ जाएगा हमारा निकल के कितना 0.9030। ठीक है भाई 30, ठीक है। तो के बराबर हमारा आ जाएगा, इस सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा सिंपल यहाँ से 0.022, ठीक है ना। और क्या जाएगा हमारा मिनट इनवर्स, ठीक है, ओके। लोग 10 का मान मैंने यहाँ पर रखा है 1, लोग 8 का मान होता है ये 0.9030, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास के की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या निकालना है, सीधा यहाँ से फिर से टी निकलवा रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है भैया, टी कह रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है भैया टी, और टी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 75% पूर्ण होने के लिए कह रहा है 75%, और 75% का मतलब क्या होता है 100 का 75वां भाग। अब सेकंड कंडीशन में आर एरो पी में क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता हमारी हो जाएगी आर नोड बराबर कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, और आर बराबर कितनी आ जाएगी
100 माइनस 75, तो कितनी बचेगी हमारी 25 बचेगी। क्या बचेगी भैया 25 बचेगी। ओके इजकल टू, अब क्या लगा के चलेंगे हम लोग, t बराबर 2.303 बटे, अब k कितना निकल के आता है इसके लिए 0.022 लोग बेस, प्रारंभिक सांता 100 है, अंतिम 25 है, 25 चौका 100 है, लोग 4 आ गया है, t बराबर 2.303 अपॉन 0.022, लोग कितना है भैया 4, लोग 4 का मान कितना जाएगा, जो लोग 2 का मान होता है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, इनटू में 0.6020, ठीक है। तो ये हमारा किसका आ गया भैया, log 4 का मान आ गया। अब कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर वाला की गुना नीचे गुना कर देंगे, तो बराबर t बराबर हमारा कितना आ जाएगा भैया, कैलकुलेट करके लगभग हमारा आएगा 62.91 आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो बेटे ध्यान देना, इस सवाल के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। एक कंडीशन में क्या दे रहा है, देखो एक कंडीशन में टाइम दे रहा है, तो क्या कराना है आपको, इसी हिसाब से k निकाल लेना है। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, वो समय पूछ रहा है, तो k निकल के इसमें रख देंगे तो दूसरी कंडीशन क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक अभिक्रिया a प्लस बी उत्पाद के लिए वेग नियम इतना से दिया गया है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है। छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर इसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारे पास दिया है कि a की पावर सक्रियता की सांद्रता कितनी है 1/2 और b की कितनी है घात 2, क्योंकि हम कोटि यहाँ से निकालते हैं और कोटि बराबर क्या होता है घातांकों का योग, तो 1 + 2 ऐड कर देंगे, वट मल्टीप्लाई करते हुए क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम 2 आ जाएगा हमारा, तो 2 1 + 2 4, तो हमारा 5.2 इक्वल टू 2.5, तो हमारे पास यहाँ n का मान कितना होगा 2.5 होगा, मतलब 2.5 होगा, ठीक है। चलिए अभिक्रिया कोटि कौन सी है यहाँ पर 2.5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अच्छा सवाल है ये भी भाई, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखे हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना दिया है 60 सेकंड इनवर्स दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब वेग स्थिरांक का बोले तो दिया क्या है इसमें भैया k, क्या दिया है k बराबर 60 सेकंड इनवर्स। ओके, पूछ रहा क्या है भैया प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग। हाँ बेटे याद रखना, यदि वो कह रहा है पूर्ण होने में, ठीक है ना, या भाग पूर्ण हो गया है तो इसका मतलब वो कंप्लीट हो गया है, और पूर्ण होने में तो या 20% 100 का 20वां भाग पूर्ण हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। कितना समय लगेगा, मतलब t बराबर क्या, तो वही r एरो p मान लेंगे, r नोड सांद्रता हम कितनी मानेंगे आपकी मर्जी है, चाहे तो x मान लो, और r जो आ जाएगी फिर कितनी आ जाएगी का 16वां भाग, सांद्रता से 1/16वां भाग, तो x/16 आ जाएगी, ठीक है। इतना रह जाने में कह रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब एक x/16वां भाग रह रहा है अभी, बाकी क्या हो गया पूरा हो गया है। तो अब वही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस, आगे क्या जाएगा भैया हमारा प्रारंभिक सांद्रता क्या है, अच्छा पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं r नोड अपॉन r, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए आगे, तो k बराबर 2.303 अपॉन, सवाल में क्या पूछ रहा है भैया t पूछ रहा है। ओके, अगर t पूछ रहा है तो हम k की जगह क्या ले जाएंगे, k की जगह ले जाएंगे t और t की जगह ले जाएंगे k, तो t k का मान हमें दे रखा है भैया, इसे भी रख के चलेंगे गेला गेल। ओके, 60 सेकेंड इनवर्स log बेस x/16 कैंसिल, 16 ऊपर चला जाएगा, t बराबर 2.303 अपॉन 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है बेटा। उसके बाद log 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसे वैल्यू को रखेंगे हम, तो यहाँ पर कितना जाएगा हमारा 2 की पावर 4 आ जाएगा, तो मतलब 4 log 2 आ जाएगा, log 2 का मान हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
तो टी बराबर 2.303 अपॉन 60 गुना में 4 गुना log 2 का मान 0.3010, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर हमारा सारा क्या आ जाएगा, लगभग 0.0462 आ जाएगा, या फिर 4.6 गुना 10⁻⁻2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर आएगा। तो आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर अब आ सकते हैं, ठीक है। मैं तरीका आपको बता के चल रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से क्या होता है भैया, दुगना होता है। बिल्कुल सिंपल है, दो कंडीशन बनेगी। कंडीशन नंबर 1 जिसमें 99% कह रहा है, और 99% का मतलब होता है आर एरो पी, और इसके लिए प्रारंभिक सांद्रता आर नोड बराबर कितनी मान लेंगे भैया हम, 100, और आर बराबर हमारी कितनी हो जाएगी भैया, 100 माइनस 99, ठीक है बेटा। तो इक्वल टू आ जाएगी 1, ठीक है। तो अब कंडीशन नंबर 1 पे कह रहा है क्या, लगा समय, तो t बराबर हमारा आ जाएगा, t1 मान लेते हैं, पहली कंडीशन है ना हमारी। तो t1 बराबर 2.303 अपॉन के लोग बेस, प्रारंभिक सांद्रता 10⁻2 हो जाएगा 100, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो t1 बराबर 2.303 बटे के लोग, तो 10⁻2 का मतलब आ गया 2 लोग 10, ठीक है बेटा, बेस 10, ठीक है, बेस भूल जाते हैं हम। तो T1 कंडीशन हमारी जो आ जाएगी, अब क्या आ जाएगी, T1 कंडीशन हमारी आ गई 2.303 बटे के 2 लोग 10 गुना 2 लोग 10 का मान 1। तो चलिए पहली कंडीशन तो ये आ गई हमारी। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन कह रहा है आर एरो पी में आर प्रारंभिक सांद्रता कितनी है हमारी, आर सब्सक्रिप्ट मान लो या नोड मान लो, 100 है, और कितना पूर्ण होने में कह रहा है, 90% कह रहा है। कितना कह रहा है भैया, 90% कह रहा है। तो आर बराबर हमारी आ जाएगी 100 माइनस 90, ठीक है। तो इक्वल टू कितना बचेगा हमारा, 10 बचेगा, ओके। तो चलिए वही T2 बराबर 2.303 अपॉन के लोग बेस 100 बटे 10, 10 से 10 कैंसिल, T2 बराबर 2.303 अपॉन के लोग 10 का मान कितना होता है 1, क्योंकि 0 कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, लोग 10 बचेगा, लोग 10 का मान कितना होता है 1। तो T2 कंडीशन हमारी आ जाएगी 2.303 अपॉन के, ये कंडीशन नंबर 2 थी, और ये कंडीशन नंबर कौन सी थी, 1। तो कंडीशन 1 और 2 से T1 बटे T2 बराबर क्या जाएगा भैया हमारा, T1 बटे T2 बराबर आ जाएगा 2.303 इंटू 2 अपॉन के अपॉन 2 अपॉन के, 2.303 अपॉन के, कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा T1 बटे T2 बराबर 2/1, तो हमारा आ गया, तो हमारा T1 बराबर आ जाएगा किसके, 2T2 के, ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया भाई। इस तरह से मैंने क्या किया है, यहाँ से 20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे उनको सोल्व कराया है। तो भाई आगे मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम लोग इन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करना, बाकी अगर मैंने 20 क्वेश्चन मतलब हर चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए हैं। बाकी ज़्यादातर आप लोगों को क्या करने, एग्जाम्पल सोल्व करने अपने चारों किससे भैया, चारों यूनिट से ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन लगते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करने जैसे मैंने कराए हैं, ठीक है। ज़्यादा वर्डिंग पर ध्यान नहीं देना है और नहीं घबराना है, क्योंकि एक आध न्यूमेरिकल छूट भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 70 नंबर का पेपर कर आ रहे हैं
उसमें से 2 नंबर का कोई न्यूमेरिकल छूट भी जाता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। वैसे तैयारी अच्छी कर रही है, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।